पिछले दिनों उन्होंने पंजाब में जब विधानसभा का चुनाव आया तो उन्होंने भगत सिंह और बाबा साहब की फोटो को लेकर के जितना प्रचार प्रसार वो कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन शायद गुजरात में उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के नाम की शायद मुझे लगता है उनको आवश्यकता नहीं है, तो अब इन्होंने गणेश और लक्ष्मी जी के नाम का सहारा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं का मामला था और इसका विरोध जो भी व्यक्ति करेगा निश्चित रूप से हम उसका पूरी पुरजोर उसका जो है ना विरोध करेंगे। जब भारत की वित्त मंत्री अमेरिका की यात्रा पे जाती हैं तो कहती हैं कि रुपया नहीं गिरा है बल्कि डॉलर मजबूत हुआ है। पिछले दिनों यहाँ तक की बातें आई कि अब जैसे पुल की गलती नहीं है, पुल पर आदमी ज़्यादा चढ़ गए, लेकिन पिछले दिनों जब बंगाल का चुनाव था तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसी तरह का, जब वहाँ पर एक पुल टूटा लोगों को चोट आई तो कहने का ये देखिए कुदरत का फैसला है और ये बंगाल भी इसी तरीके से बर्बाद होगा जिस तरीके से ये आज जो ये घटना हुई है। बहुजन समाज लगातार जागरूक हो रहा है, उस जागरूक का नतीजा भी सामने आ रहा है। नेताओं को तरजीह तो मिल रही है, कांग्रेस ने भी शेड्यूल कास्ट का अध्यक्ष क्लेम किया है। वहीं दूसरी तरफ जो समाज के जो रिजर्वेशन है वो खत्म हो रहा है, उसके जो संवैधानिक अधिकार है उसकी कोई बात करने वाला नहीं है। ऐसी शख्सियत है मेरे साथ केपी चौधरी, जो लगातार आप सब जानते हैं LIC SC/ST फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और जो संवैधानिक अधिकार है उसको लेकर लगातार सजग रहे हैं। अभी RLD के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। अभी दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री को 22 प्रतिज्ञा देने पर उनसे इस्तीफा ले लिया गया, गर्दन काटने की धमकी दी जा रही है। केपी चौधरी की खासियत है कि बियॉन्ड द पार्टी लाइन सामाजिक मुद्दों पर, चाहे वो नौकरी में रहे उस दौरान भी और अब जब पॉलिटिकल पार्टी में है तब भी, समाज का हित उनके लिए सबसे पहले होता है। क्या लगता है, आप RLD पार्टी में हैं, वहाँ जनरल सेक्रेटरी है, आम आदमी पार्टी के नेता का समर्थन करने लगते हैं? देखिए समस्या मैं ये कहूँ समर्थन आ रहे उसका ये नहीं कि हम आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति का हम समर्थन कर रहे हैं। हम समर्थन कर रहे हैं अपने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाओं का, और उन प्रतिज्ञाओं को लेकर के अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने जिस तरीके का दोहरा मापदंड अपनाया, एक तरफ राजेंद्र पाल गौतम से 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के उन्होंने इस्तीफा ले लिया, दूसरी तरफ उन्होंने अभी जो भारत की मुद्रा है उस पर गांधी जी के फोटो के साथ साथ लक्ष्मी और गणेश जी की जो है फोटो लगाने की बात भी कर डाली। लेकिन 22 प्रतिज्ञाओं वाले मामले पर अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक अपना कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। पिछले दिनों उन्होंने पंजाब में जब विधानसभा का चुनाव आया तो उन्होंने भगत सिंह और बाबा साहब की फोटो को लेकर के जितना प्रचार प्रसार वो कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन शायद गुजरात में उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के नाम की शायद मुझे लगता है उनको आवश्यकता नहीं है, तो अब इन्होंने गणेश और लक्ष्मी जी के नाम का सहारा लेना शुरू कर दिया। इस टाइप का जो व्यक्तित्व है निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करता है। जहाँ तक राजेंद्र पाल गौतम का मामला है, मैंने राजेंद्र पाल गौतम को समर्थन इसलिए नहीं दिया, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं इसलिए नहीं चला कि मैं राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय महासचिव हूं या वो आम आदमी पार्टी से विधायक होकर के उनकी सरकार में मंत्री थे। मैं इसलिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला था और चलूंगा भी, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं का मामला था और इसका विरोध जो भी व्यक्ति करेगा निश्चित रूप से हम उसका पूरी पुरजोर उसका जो है ना विरोध करेंगे। गर्दन काटने की बात, अयोध्या का एक साधु कह रहा है कि इनका गर्दन काट दिया जाए। देखिए साधु 50 लाख का इनाम देंगे। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ये पहली बार नहीं है, रतन लाल के मामले में, प्रोफेसर रतन लाल वाले मामले में भी इस टाइप के थ्रेट इन्हीं लोगों ने दिए थे और ये इनका एक राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है कि किस तरीके से केजरीवाल का जो लक्ष्मी और गणेश की जो फोटो नोटों पर लगनी चाहिए उसकी काट करने के लिए अचानक ही फिर इन जो हमारे हिंदू धर्म के जो हमारे धर्म गुरु हैं उनको याद आया कि कहीं ऐसा तो ना हो कि गुजरात के चुनाव में केजरीवाल इस मसले पर हाथ मार के ले जाए, तो उन्होंने एक बार फिर पुनः राजेंद्र पाल गौतम के मसले को हवा देने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई गंभीरता नहीं है। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है और इसमें कहीं मुझे लगता नहीं है कि कहीं कोई गंभीरता से इसको लेने की आवश्यकता है। गुजरात में कल जिस तरह से घटना हुई है, मोरबी में 140 लोगों की मरने की खबर है, क्या कहेंगे आपकी? टीवी अखबार सरकार से सवाल पूछने के बजाय आप कह रहा है कि पुल को साजिश के तहत तोड़ दिया गया। देखिए यहाँ पर 3 4 5 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कहेंगे। जब भारत की वित्त मंत्री अमेरिका की यात्रा पे जाती हैं तो कहती हैं कि रुपया नहीं गिरा है बल्कि डॉलर मजबूत हुआ है। पिछले दिनों यहाँ तक की बातें आई कि अब जैसे
पुल की गलती नहीं है, पुल पर आदमी ज्यादा चढ़ गए। देखिए कितना बड़ा मजाक है व्यवस्था के साथ में कि पुल पर जो लोग चढ़ गए ये उनकी गलती है, उनको इतने लोगों को नहीं जाना चाहिए था। लेकिन पिछले दिनों जब बंगाल का चुनाव था तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसी तरह का, जब वहां पर एक पुल टूटा, लोगों को चोट आई, तो कहने का ये देखिए कुदरत का फैसला है और ये बंगाल भी इसी तरीके से बर्बाद होगा जिस तरीके से ये आज जो ये घटना हुई है। तो पता नहीं अब ये किस तरीके से राजनीति हो रही है इस देश के अंदर। लेकिन मैं ये कहूँगा, राजनेताओं से मैं अपील करूँगा कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखें, भारत के नागरिकों का हित सर्वोपरि रखें, इतना ना गिरें, राजनीति के लिए इतना ना गिरें कि आप आने वाले समय में इतिहास जब आपका बने तो आप हास्य व्यंग का ही, आप एक उपहास का मतलब एक आपको लोग उपहास ही आपका उड़ाना शुरू कर दें, आप उपहास का पात्र बन जाएं। देखिए हम 10 साल हमने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को देखा, लेकिन आज भी उनका मान और सम्मान, उनके सेवानिवृत्त होने के बाद में, उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद 10 साल के बाद भी जब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आता है तो विश्व स्तर पर उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। मैं वर्तमान में जो राजा हमारे हैं जो काम कर रहे हैं उनसे मैं ये कहूंगा कि ऐसा कोई काम ना करें जो बाद में आपका उपहास हो, क्योंकि आपका वक्तव्य एक भारत के शासन अध्यक्ष के रूप में देखा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री हैं आप, और आप किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप पूरे देश के एक एक नागरिक जो भारत में रहता है उसके प्रधानमंत्री हैं। तो कृपया करके जब कभी कोई ऐसी बात आए तो उसमें सद्भावना होनी चाहिए, उसके अंदर एक अपनापन होना चाहिए और उसके अंदर मैं कहूँगा कि एक जिम्मेदारी भरा आचरण होना चाहिए। अगर ये क्या कहेंगे आप, लगातार संवैधानिक अधिकारों का हनन, अब तो नौकरियां ही नहीं बची है, बेरोजगारी सवाब पर है, 4 लाख सीटों के लिए 40 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, ग्रुप सी के लिए 35 40 लाख लोग सिर्फ यूपी में अप्लाई कर रहे हैं, और आप जिस पार्टी में हैं आरएलडी में, जिसके जनरल सेक्रेटरी हैं, किसान जातियों के बच्चे सबसे ज़्यादा बेरोजगार हो रहे हैं, इसको लेकर क्या स्ट्रेटजी आपको? देखिए अभी पिछले दिनों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो अभी ये पिछले अग्निवीर का एक इन लोगों ने ये योजना चलाई थी, उसको लेकर के पूरा रैलियां पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह आयोजित हुई थी और इसका विरोध हमारी पार्टी ने किया था कि ये जो सरकार की नीति है ये गलत है और इससे बेरोजगारी बजाय घटने की बढ़ेगी। और अभी आपने कहा क्योंकि देखिए मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो फैसला लेते हैं, पार्टी के ओवरऑल जो भी निर्णय होंगे वो पार्टी अध्यक्ष डिसाइड करेंगे। क्योंकि मैं पार्टी के साथ साथ सबसे पहले अपने अनुसूचित जाति जनजाति समाज से आता हूं, उसी आधार पर मुझे सरकार में नौकरी मिली, उसी आधार पर मुझे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने समाज की बातों कहने का मौका मिला, उसी आधार पर मैंने लाखों लोगों की रैलियां दिल्ली में की और एक संगठन के मुखिया होने के नाते, राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते जो संविधान में 3 संशोधन 81, 82, 85 पे हुए जो आपने भी देखा, वो हमारे आंदोलन का संघर्ष का परिणाम था। लेकिन आज महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सरकार, वर्तमान सरकार जो काम कर रही है, निजी क्षेत्र लाना, जिस तरीके से उन्होंने LIC का IPO लिया है, स्टेट बैंक का IPO लिया है, जिस तरीके से धड़ाधड़ पूरे देश के संसाधनों को बेचा जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं जो सरकारी संपत्ति को बेच करके निजीकरण किया जा रहा है, मैं अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते इसका घोर विरोध करता हूं और राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते भी मैं इसका घोर विरोध करता हूं। और मैं मांग करता हूं कि महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच जो पूना पैक्ट 1932 में हुआ, उस समय देश का राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंकिंग भर्ती बोर्ड बनाए गए, तेल कंपनियों का, बीमा कंपनियों का निजीकरण हुआ, सरकार की नौकरी में हमारे SC ST समाज के लोगों को आने का अवसर मिला, 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में पाने में कामयाब हुए। एक परिवार में एक आदमी को नौकरी मिलने से अगर 20 आदमी गरीबी की रेखा से आते हैं, ऊपर आते हैं, तो कुल मिलाकर के उस समय के जो राजा थे, शासक थे, प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकारीकरण की नीति के चलते मैं ये कहूँगा करीब 8 करोड़ लोग भारत की गरीबी की रेखा से ऊपर आए। लेकिन आज जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, जिस तरह हर रोज उन कंपनियों को बेचा जा रहा है जिनमें घाटा नहीं है और सरकार आए दिन सरकारी संस्थानों को बेचने का काम कर रही है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी आवश्यकता सरकारी क्षेत्र को खत्म करने की है तो कृपया करके निजी क्षेत्र में आरक्षण का लिए कानून लाइए ना आप। 6, 7 और 8 को दिल्ली में दिसंबर में SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार के लिए बियॉन्ड द पार्टी लाइन बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि MK स्टालिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, शिबू सोरेन और तमाम जो बहुजन नेता हैं, किसान जातियों के नेता हैं, चाहे वो जयंत चौधरी, सबको शरीक करने की कोशिश हो रही है। इसको कैसे देखें? ये एक बहुत ही सार्थक कदम है, बहुत ही इस कदम की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। देश का बहुजन जो आज हाशिए पर है
और उस बहुजन के साथ आज जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के साथ जो अत्याचार अन्याय आज चरम सीमा पर है, आवश्यकता इस बात की है कि सबको इकट्ठा होना है। इकट्ठे होकर के आने वाले 2024 के अंदर वर्तमान जो सरकार है इसका विकल्प बन करके एक नई सरकार इस देश के लोगों को देनी चाहिए। और इसमें राष्ट्रीय लोकदल की जो भूमिका हो सकती है, राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मेरी भी ये कोशिश होगी, कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी का, कि जो भी इसमें हम लोग आहुति डाल सकते हैं, जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का इसमें योगदान हो सकता है, अपनी पार्टी की तरफ से हम भी पूरा योगदान करेंगे। तो सोचिए, दिल्ली में 6, 7 और 8 जब पार्लियामेंट चल रहा होगा तो तमाम बहुजन नेता, बहुजन एक्टिविस्ट, SC, ST, OBC माइनॉरिटी और किसान जातियों के नेता जो हैं वो रामलीला मैदान में एकजुट हो रहे हैं। KP चौधरी की सबसे जो खास बात लगती है कि नौकरी के दौरान भी इन्होंने समाज के हितों से समझौता नहीं किया, और अब ये राजनीति में है। तो तमाम ऐसे नेताओं पर नज़र रखिए जो सामाजिक मुद्दों के लिए सड़कों पर संघर्ष करते हैं, उसी में से KP चौधरी एक हैं। और मैं इसीलिए लगातार इनसे तमाम असहमतियों के बावजूद भी बात करता हूं, क्योंकि नौकरी में रहने के दौरान भी इन्होंने सामाजिक हितों से कभी समझौता नहीं किया और उसके नफ़े नुकसान उठाए हैं। बहुजन समाज को शायद ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है जो रिटायरमेंट के बाद नहीं, नौकरी के दौरान समाज के हितों को उठाए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।